31 मई 2007 के बाद काफी संगत थी जो गुरुजी के दर पे आना उन्होंने छोड़ दिया था। वो ये मान के चलते थे कि गुरुजी जो चोले में थे तभी तक गुरुजी थे, उसके बाद अब कोई रहा नहीं, गद्दी पे कोई बैठा ही नहीं। लेकिन ये गुरुजी की मेहर रही कि 31 मई 2007 का सारा वाकया आंखों से देखने के बावजूद भी कभी मन में वो एहसास ही नहीं आया कि गुरुजी महाराज हमारे साथ नहीं है। गुरुजी का जो 31 मई 2007 को जो अपना जो चोला छोड़ा था, उसके बाद जो उनका जो क्रियाक्रम का जो था वो सारा वैसे ही हुआ है जो साधारण इंसान का होता है। जबकि महापुरुषों को कहते हैं कि उनको जो है ना अग्निदाह नहीं किया जाता, या तो समाधिष्ट करते हैं, जमीन में उनको अंदर वो दबा देते हैं, या फिर जल में प्रवाहित करते हैं। लेकिन गुरुजी ने वो सारी मिथक जिनको हम पहले सुना करते थे या देखा करते थे वो सारे तोड़े। वैसी क्रिया हुई तो उसकी जो होते हैं ना फूल लेके, जैसे हमारे हिंदू में धर्म होते हैं फूल लेके गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, तो जिस दिन जो संगत गई थी अर्ली मॉर्निंग हरिद्वार में, तो हमारी जो सेवा ये थी कि जब वो लोग रात को जितने बजे भी वापस आएंगे तो उनको लंगर कराने का एक था कि भी लंगर कराएं। वो काफी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग के गए हुए हैं, रात को कितने बजे आते हैं, 8 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, तो तब उनको कराएंगे। तो हमने बड़े मंदिर में जो है ना रुके हुए थे हम सेवा के लिए। बाद में 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे नहीं समझ में आ रहा था, जैसे जो ट्रैक कर रहे थे कि कहाँ पहुंचे, तो बाद में पता लगा कि कुछ जो संगत गई थी वापिस आ रही थी नोएडा में, उनके साथ कुछ हुआ है। तब कुछ नहीं पता लगा, यही पता लगा कोई मामूली सा कोई एक्सीडेंट वगैरह है, और वहीं नोएडा के किसी हॉस्पिटल में उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए उनको वहां रखा गया। बाद में वो जो लोग बाकी बचे आए, काफी लेट होके आए थे, लंगर वगैरह कराया, तो उन संगत के बीच में हमारे साथ जो सेवा करते थे उसमें भी कुछ बच्चे थे। एक था जिसको हम धोनी बोलते थे, कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी के बड़े बड़े बाल थे, पूरे लटके बाल थे, तो ऐसी वो रखता था, तो उसको धोनी बोला करते थे हम आपस में जैसे बात करते थे। उसने उस दिन का वाक्य बताया कि वापिस जब हम आ रहे थे, एक्सीडेंट जैसे हुआ, और वो ऐसी जगह जाके रुकी, तो जहां जिधर वो लगी है जाके, अगर वो नहीं रुकती तो करीब 18-20 फीट का गड्ढा था जिसमें वो गाड़ी जानी थी, और जितने लोग उसमें थे वो सबके सब उसमें पूरे हो जाने थे। उसने अपना जो ये बताया कि उस दिन उस एक्सीडेंट में कि मैं खुद को देख रहा हूं, मैं छत पे हूं, अंदर की सीट पे मैं अपनी बॉडी को देख रहा हूं, मतलब मैं खुद अपनी बॉडी को नीचे देख रहा हूं, और ऊपर से गुरुजी ने पुश किया, बहुत तेजी से पुश किया, और वापस उनको पैर मेरे को बॉडी में डाला। यानी कि अगर हमारे कर्म और भाग्य का हिसाब किताब लगाया जाए तो वो उनका आखिरी पल थे, आखिरी क्षण थे जब उनकी सांसें छिन जानी चाहिए थी। वो खुद आई विटनेस है अपने उस मौत का, मृत्यु का, कि मैं बॉडी जो है वो अंदर पड़ी हुई मैं देख रहा हूं, उसकी कार की छत के ऊपर हूं मैं, मतलब वहां भी मैं हूं और नीचे भी अपनी बॉडी देख रहा हूं। और फिर उन्होंने पुश किया बहुत तेज से, उन्होंने जोर से उसमें वापस बॉडी में डाला, उसके प्राण निकले। वो आज भी संगत के बीच में है। अब ये जो चीज है, कितनी दुनिया की दौलत हाथ में आ जाए, कितने आपके साधन संपन्न हो, कितनी आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए, लेकिन सब कुछ मिल जाए, लेकिन ये चीज संभव नहीं है। ये सिर्फ गुरुजी महाराज की, महाशिव की ब्लेसिंग से ही हो सकता है कि वो सांसों की डोरी को जो टूट जाती है उसको भी वापस जोड़ देते हैं, और इतनी एक्सटेंशन दे देते हैं कि वो पूरी जिंदगी को एंजॉय करता है। 2009 में मेरी बड़ी बेटी कोशिश थी कि कोई लड़का मिले ठीक से, तो उसकी शादी का अरेंजमेंट सोच रहे थे। उसी दौरान में मतलब मेरी जो अपनी लाइफ की प्रायोरिटी थी, मेरी और आंटी की जो प्रायोरिटी थी वो यही थी कि भाई उम्र के हिसाब से पढ़ाई लिखाई कर ली, नौकरी करने जा रही है, तो अभी यही है कि अब एक चीज रह गया, इसने अपना काम पूरा कर लिया, अब हमें एक काम है कि इसकी शादी कहीं देख के कर लें, कि इसकी रेस्ट ऑफ लाइफ जो है वो ठीक से ट्रैक पे गाड़ी पे चल जाए। उसी दौरान में हमारा जो पिताजी का जो मकान था वो 100 गज का मकान था, लेकिन गली बड़ी छोटी है, मतलब 10 फीट की गली में से 3 फीट नालियों में निकलने के बाद 7 फीट का रह जाता है, तो उसमें स्कूटर भी, मोटरसाइकिल भी घुमा के वैसे घूम नहीं सकती, उसको निकालते हैं। तो काफी जर्जर हालत में था। फादर के जाने के बाद फादर की एक इच्छा थी अपने रिटायरमेंट से पहले कि वो रिटायरमेंट के पैसे से जो है ना वो मकान बनाए। उसी दौरान में छोटे भाई थे, उन्होंने वो किसी बिजनेस को चलाने की बात कही, और मैंने वो पैसा जो रिटायरमेंट का पैसा था, मैंने कि मकान तो जिसको जरूरत होगी जब होगी बना लेंगे, लेकिन अगर इस पैसे से ये छोटे भाई जो है ना ये सक्सेस हो जाएं और ये भी अपनी दाल रोटी कमाने लगे, तो मेरे ख्याल में इस रिटायरमेंट का ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मेरे फादर ने मेरे कहने से वो पैसा उनको दे दिया था। उनके रहते उन्होंने कुछ ऐसा करके नहीं दिखाया कि पिताजी को सबर हो कि मेरे पैसे का जायज इस्तेमाल होगा। हाँ, उसके बाद में जहाज वो हैं वो अपनी पोजीशन में ठीक है, उसके हिसाब से जो पिताजी ने जो एक मेरे साथ मिलकर जो सपना देखा था उनके लिए कि अपनी दाल रोटी अच्छे से उनकी चल जाए, तो वो उनकी चल रही बहुत अच्छे से, पिताजी का भी था। तो 2009 में मेरी तो वो था नहीं कि मकान बनाया जाए, मेरी तो प्रायोरिटी थी कि बिटिया की शादी की जाए। फिर मदर किसी पंडित जी के पास गए छोटे भाई की वाइफ के साथ में, और पंडित जी ने ये बता दीजिए ये दिन और ये टाइम जो है ना मकान बनाने का बहुत शुभ मुहूर्त है। और मदर ने हमसे किसी से भी कंसल्ट नहीं किया, मतलब मैं था, छोटे भाई थे, किसी से भी, और मजदूर बुला के और उसकी पुराने मकान की तोड़ाई शुरू कर दी। और पिताजी वाला कमरा 2 दिन में वो टूट भी चुका था। छोटा भाई था, तीसरे नंबर का भाई था, उसने मेरे को फोन किया, वो गया वहां जैसे, तो देखा उसने कि मकान पे मजदूर लगे हुए तोड़ने पे। उसने मेरे को फोन किया कि भाई साहब आपको पता है कि अम्मा ने मकान तोड़वाना शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरी तो कोई बात नहीं, तो मैं भी भागा गया, वो भी गया। हमने मदर से पूछा, मैंने कहा ये क्या किया?
मैंने कि जिसको भी बोलते थे यहाँ पैसा लगाने के लिए तो वो यही सलाह देते थे कि जी चाहे और भी छोटा ले लो कहीं, लेकिन कम से कम आज आज की डेट में जिस दरवाजे तक 4 पहियों की गाड़ी नहीं पहुंच सकती वहां पैसा लगाना बेकार है। तो हम अवॉइड कर रहे थे, लेकिन मदर ने तोड़वा दिया। मैंने मदर से बोला, मैंने कि उन्होंने ये तो बता दिया सब मुहूर्त है, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आए? हम जब बोलने लगे तो मदर ने बोला, भैया मैंने तो तुड़वाना था तुड़वा दिया, अब तुम्हारा है तो बनवा लो, नहीं तो जो है पड़ा रहने दो ऐसे ही। अब हम 5 भाई थे तो हमने चारों पांचों ने मिलकर बात की कि मैंने कि अभी हमारी इज्जत पिताजी से ऊपर तो है नहीं, कि 5 लड़के हैं, पांचों ही अपने तरीके से कमा रहे हैं, कोई ज्यादा कमा रहा है कोई थोड़ा कमा रहा है। जब तक नहीं टूटा था तो ठीक था, लेकिन अब टूटा ऐसे पड़ा रहेगा तो हमारे फादर की जो है वो थोड़ी इज्जत पे डेंट आएगा। हमें कोई नहीं जानता, हमारे फादर की इज्जत है। हमने अभी अपनी लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं किया कि हमें लोग हमारे नाम से जाने, अभी तो फादर की उससे जानते हैं। तो हमने तय किया कि मैंने जैसे भी होता है अब इसको तोड़वा के जितना हम बना सकते हैं उतना बना लें। अगर दुनियावी उसके हिसाब से देखा जाए, सामाजिक हिसाब से देखा जाए, तो मेरा ये था कि लड़की की शादी पहले हो, लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गए कि उस शादी को पीछे करके वो मकान की तैयारी करनी पड़ी, पैसा हाथ में नहीं। क्योंकि मकान को बनाने में इतना एक हैंडसम अमाउंट लगता है कि उसको जल्दी से अरेंज करना भी वो नहीं है, और जिसकी 1 नंबर की कमाई। उतने में एक 250 गज का मेरा छोटे भाई का प्लॉट पड़ा था, जिसमें जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने एक बार बोला था कि जी आप बेच रहे हो अपने उसको। तो हमने बोला ठीक है बेच रहे हैं। हमने पता किया तो जो रेट वहां चल रहा था हमने बोल दिया भाई इतने भी निकलवा दे इसको। उसने कहा जी ये तो कोई रेट ही नहीं है, और आप इस रेट में अगर कोई ले जाए तुम्हारे इस प्लॉट को तो मैं जो है ना आपकी टांग के नीचे से निकल जाऊं। हमने कहा ठीक है रहने दे, अगर ये रेट नहीं दे रहे तो पड़ा रहने दे, कोई बात नहीं। लेकिन इधर मदर ने वो मकान तोड़वाया, उधर जो है ना वही बंदा एक हैंडसम अमाउंट लेके मतलब और छोटे भाई के घर पे आया और आके छोड़ दिया कि मेरे रिश्तेदार को चाहिए और मुझे नहीं पता कैसे करोगे, जो रेट आपने बोला उसी रेट में ये डन समझो मेरी तरफ से। तो जो इनिशियल एक अरेंजमेंट होना था पैसे का कि कैसे मकान शुरू होगा, वो महाराज ने वो करा दिया। जो इंसान टांग के नीचे से निकलने की बात करो वो उसी रेट पे वो खुद लेके आ गया बिना हमें उसको अप्रोच किए हुए। मकान बनना शुरू हो गया। इधर मकान में पूरी तरह से काम भी नहीं हुआ था, दरवाजे वगैरह लग पाए थे, वो पेंट वेंट भी नहीं हो पाया था ठीक से तब तक। इतने में ही वो बिटिया के रिश्ते की बातें हो गई। तो 2010 में शादी का हुआ, तो वहीं शादी की। तो तब समझ में आया कि अगर मकान बनाने से पहले अगर मैं वहां शादी करता बिटिया की, तो जो रिश्तेदार आते हैं, जो परिवार मेरा इकट्ठा होता है, वो उसको मैं कहां ठहराता, कहां बैठाता। क्योंकि जहां जिस जगह शादी की थी वहां आसपास ऐसी उस समय कोई फैसिलिटी नहीं थी कि जहां कहीं किराए पे लेकर उसको वो किया जा सके। तो जो मकान बनाया था उसमें बेसमेंट में जो 2 बड़े हॉल बनाए थे उसी के अंदर वो फेरे वगैरह वो सारी प्रोसेस हो गया। तो तब समझ में आया कि गुरुजी महाराज ने मकान पहले क्यों बनवाया। क्योंकि अगर मेरे से कोई डायरेक्ट बात करते, छोटे भाई से करते, तो कोई भी मकान बनाने के लिए नहीं था, पर हमें पता ही नहीं लगने दिया और महाराज ने वो काम शुरू करा दिया और वो पूरा किया। और उसका पर्पज समझ में आया जब बिटिया की शादी की। बिटिया की शादी में एक हुआ कि जिस दिन शादी थी, डीजे जहां लगता है मेरा मन नहीं था, मुझे एक वो अननेसेसरी जो ना शोर लगता है जो डिस्टर्ब ज्यादा करता है मतलब उसमें शादी में, और माहौल को बड़ा वो करता है। तो मैंने वहां डीजे नहीं लगवाया, उसको बने कर दिया। लेकिन एक भाव आ गया कि जहां डीजे की जगह है वहां जो है गुरुजी का दरबार लगाया जाए। ये एक अंदर जो हमारे जो भाव चल जाता है ना वो डालते गुरुजी है। मेरा भाव आया तो जो संगत थी वहां मैंने उनको बताया कि मेरा मन जो कर रहा है कि जहां डीजे का स्थान है वहां उसको करके गुरुजी का स्थान बना जाए, गुरुजी का स्वरूप लगा के और वहां जोत वगैरह जला के कम से कम ये कि जो शादी का फंक्शन हो वो उनकी प्रेजेंस में हो, उनकी मौजूद हो। क्योंकि अपने जब जाना शुरू किया था तो पता लगा था कि गुरुजी जो ना संगत की बच्चों की शादी के कार्ड भी दिया करते थे, खुद हाथ से बोलते थे भी जाना है और खुद भी चले जाते थे। तो जब गुरुजी चोले में नहीं थे तो यही था कि गुरुजी को कैसे उसमें किया जाए। तो मेरे यही था कि गुरुजी का दरबार लगाया जाए। संगत आई, मेरे सगे चाचा जी थे, उन्होंने देखा वो दरबार लगा हुआ तो उनको बिल्कुल अजीब लगा कि ये कौन है। मेरे से पूछ बैठे ये कौन है, मैंने कहा गुरुजी हैं। तो कहने लगे इन्होंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है। मैंने कहा सब्जेक्ट जो पढ़ाने वाले हैं तो वो तो टीचर मास्टर होते हैं जो स्कूलिंग जो बुकों की किताब पढ़ाते हैं, उससे बड़ी भी एक शिक्षा है जिसके लिए महाराज बैठते हैं। संगत आई, वहां बैठे, शूज वगैरह निकाल के अंदर बैठे गुरुजी के साथ में, वो चले गए। शादी संपन्न हो गई बिना किसी परेशानी के। जब मैं शादी संपन्न करने के बाद पहुंचता हूं बड़े मंदिर में और सेवा में इन्वॉल्व होता हूं जाके, तो जो संगत गुरुजी के वहां बिटिया की शादी में आए थे उन्होंने मेरे को एक ऐसी चीज बताई जो मतलब मेरी सोच से भी परे है। उन्होंने बताया कि जो गुरुजी का दरबार वहां लगा हुआ था उससे माहौल ही बदला हुआ था। शादी की जगह ऐसा लग रहा था गुरुजी के सत्संग में आए हुए या गुरुजी का कोई फंक्शन है जिसमें आए हुए। और कह रहे वहां जो है गुरुजी के उसमें दरबार में शब्द बड़े अच्छे चल रहे थे। अब मैंने डीजे नहीं लगने दिया था, कहीं वहां कोई साउंड सिस्टम नहीं था। गुरुजी का दरबार भी सज गया, जोत भी जला दी मैंने, सत्संग में जलाते साइड में करके, लेकिन मैंने शब्द नहीं चलाए। जो मेरे से एक चूक रह गई थी वो गुरुजी ने पूरी की कि जो संगत वहां बैठी उनको वो शब्द सुनवा के गुरुजी ने भेजा। शादी के बाद में ही मेरे एक हाई कोर्ट में केस था, सर्विस मैटर था, वो मेरे फेवर में हो गया। तो मैंने घर में आके बोला, मैंने कि फेवर में हुआ है तो 10,000 20,000 40,000 कुछ तो एरियर वगैरह कुछ मिलेगा। तो मैंने कि इसका क्या किया जाए। तो उसी दौरान में बीच वाली बिटिया है उसकी नौकरी लगी थी और उसके जो साथी थे वो गाड़ी मेंटेन करते थे। तो मुझे ये आया, मैंने कि औरों के साथ शेयर करके जाती है गाड़ी, तो एक छोटी सी कोई गाड़ी ले लेते हैं। तो पहले तो एक पुरानी गाड़ी की बात मैंने की थी कि एक पुरानी ले लेते, क्योंकि मेरे को भी चलानी नहीं आती थी, बच्चों को भी चलानी नहीं आती। तो मेरे को ये मन में था कि पहले पुरानी गाड़ी पे हाथ साफ कर ले फिर कोई नई गाड़ी की बात सोचे।
एक पुरानी गाड़ी की बात आई और संगत में किसी की मारुति 800 थी, पता लगा मेरे को कि वो गाड़ी जो है ना वो बेच रहे हैं अंकल। जैसे हमारी बात हुई तो मैंने जिन अंकल ने मेरे को बताया कि वो गाड़ी बेच रहे हैं, मैंने कहा उनको अभी फोन करो। मैंने अपने सामने फोन कराया कि अंकल आप जो गाड़ी बेच रहे हो। उन्होंने कहा कि हाँ वो तो आज उसकी डील हुई है, पूरा हो चुका पैसा। तो गुरुजी ने वो पुरानी गाड़ी नहीं लेने दी। ये गुरुजी का मतलब हमारे सोच में और गुरुजी की सोच में कितना फर्क है मैं उसका बता रहा हूं कि गुरुजी ने वो पुरानी गाड़ी सेम डे, वो पहले भी हो सकता था, इधर फोन कर रहे हो, कह आज सुबह ही डन हुआ है उसका। फिर था कि गाड़ी ली जाए तो कौन सी ली जाए। तो मारुति की एल्टो K10 आई थी नई नई मार्केट में 1000 सीसी की। तो सुना था कि 800 में जो है ना एसी सीसी कम होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो मैंने कहा 1000 है तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो मैंने उसकी बातचीत की, गाड़ी की, गाड़ी बुक करा दी। बुक कराने के बाद उधर लोन वगैरह का भी प्रोसेस शुरू हो गया लोन के लिए। और जिस दिन गाड़ी 2010 में गाड़ी का था 21 नवंबर 2010, डेट इसलिए याद है कि उस दिन गुरु नानक बर्थडे था, गुरु नानक दिवस था, और बड़े मंदिर में भी फंक्शन होता था। और उस दिन गुड़गांव में एनुअल सत्संग था। तो मैं वहां सेवा के लिए गया हुआ था और हमारे साथ के भी थे जो सेवा में गए हुए थे। तभी अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ उससे पहले ही मेरे पास फोन आता है शोरूम वाले का कि जी आपकी गाड़ी तैयार है, कब लेने आ रहे हो। तो मेरे मुंह से निकल गया जी 12 बजे, 10:30 पौने 11 की बात रही होगी। तो मैंने कहा जी 12 बजे। फिर मेरे ध्यान में आया कि मैंने कि जिनसे मैं बात करूं, जिनसे मेरी डीलिंग है वो सरदार जी हैं, और मेरे मुंह से बाहर निकलेगा कि ये उसका कुछ और मतलब ना निकालने। तो फिर मैंने कहा जो मुंह से निकलेगा ठीक है, मैं क्या बोलूं। थोड़ी देर बाद उनका फोन आता है कि जी आप कौन सा नंबर लेना पसंद करेंगे। मैं कहा जी मुझे क्या पता, मैं तो पहली बार गाड़ी ले रहा हूं, तो मुझे नहीं पता कि नंबर कौन सा है, आप नंबर बताओ तो मैं उसमें से चूज करके बता सकता हूं। वो कहा जी ठीक है, मैं 4-5 नंबर भेज रहा हूं, आप उसमें देख के बताना। मैंने जैसे ही उसने नंबर भेजे तो उसमें एक था जिसमें लास्ट में 13 नंबर था। तो मैंने संगत में सुना हुआ था कि गुरुजी के यहाँ, मतलब विदेशों में भी, ब्रिटेन में भी, भारत में भी कई जगह ऐसा है कि जैसे चंडीगढ़ में 13वां सेक्टर नहीं है, जैसे कई बिल्डिंगों में जो है ना वहां 13वां फ्लोर ही नहीं लिखते, सीधा 12 से 14 दिखा देते हैं। लेकिन गुरुजी के यहाँ क्या है कि 13 नंबर का मतलब है कि एक ओंकार से लेके चलते हैं कि 13 नंबर से डिनोट करते हैं एक ओंकार को। और ओम और ओंकार से बड़ी कोई चीज नहीं है उसमें, क्योंकि ब्रह्मांड में जो व्योम में जो चलता है वो भी जो जैसे नासा ने बताया कि वो ओम की ध्वनि है, उन्होंने जो कैच किया है तो उसमें यही है कि ओम की ध्वनि है। तो मैंने कहा भी ये 13 नंबर मेरे मन में आ गया। फिर मैंने जो संगत साथ में सेवा कर रही थी, जोड़ा घर पे थे वहां, तो उनसे मैंने बोला कि ऐसे ऐसे जो ना वो गाड़ी वाले का फोन आया कि गाड़ी कब ले रहे हो। तो उन्होंने पहले तो मेरे को विश किया, मुबारकबाद दी, कांग्रेचुलेशन। और फिर मैंने बताया कि ये नंबर मैंने मेरे को भेजे, इसमें से कौन सा नंबर लूं। तो सबने यूनानिमसली एकदम बोल दिया कि 13 नंबर। अब वो था 7213। तभी मैंने छोटे भाई को फोन किया, मैं ऐसे ऐसे वो गाड़ी वाला वो कर रहा है गाड़ी देने का। वहां गए, गाड़ी की, छोटा भाई गाड़ी लेके गया, बिटिया गया साथ में बड़े मंदिर में। तो बड़े मंदिर के मेन गेट पे जैसी गाड़ी पहुंचती है, जैसे गुरुजी इंतजार कर रहे थे उस गाड़ी का, उसमें मतलब चाबी में की रिंग मिल गया, ब्लेसिंग्स ऑलवेज का स्टिकर लग गया, गुरुजी का स्टिकर लग गया, और जो आगे जो ड्राइवर के साथ में आगे जो लटकता है वो वाला स्वरूप भी लग गया उसमें, बिल्कुल ठक ठक एकदम तैयार हो। बाद में देखा कि उसमें जो है ये चारों चीजें हुई और 7213, अगर इसको थोड़ा जल्दी चला जाए तो वो है बेस्ट इज योर्स, 7213, जो बेहतर है, जो सबसे सर्वोच्च उत्तम है, सर्वोत्तम है, वो 13 है। और ये गुरुजी का ब्लेसिंग्स का सबसे बड़ा है, क्योंकि जो सबसे आपको जो बेस्ट आपके लिए है वो गुरुजी करते हैं। हम कैटेगराइज कर सकते हैं गुरुजी को, मतलब उसमें चॉइस नहीं है, जो सबसे टॉप पे है वो गुरुजी आपके लिए तैयार रखते हैं। बस उतना हमें सब्र होना चाहिए और भरोसा होना चाहिए कि जो वो करेंगे ठीक है। जैसे उन्होंने बोला कि 7213, और ये गाड़ी का भी इसके पीछे भी है कि गुरुजी की संगत को अगर कोई व्यंग कसता है तो संगत तो शायद उसको हंस के टाल दे, लेकिन गुरुजी उसको बहुत सीरियस लेते हैं। और इस गाड़ी का मैं बताता हूं, एक डेथ में मैं किसी क्रिया में गया था किसी रिलेटिव की। तो मैं ऑफिस से जब वहां पहुंचता हूं तो सबसे पहले मेरे बीच वाले जो चाचा जी हैं उनसे मेरी मुलाकात होती है। वहां वो बैठ के सिगरेट लगा रहे पी रहे थे वहां बाहर ही। तो जैसे मुलाकात हुई तो मेरे से बोला कि बिलायती कैसे आया है। तो मैंने बोला स्कूटर से। तो उन्होंने बोला कह रहा थानेदार तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तो अभी भी स्कूटर पे घूमता है। तो मैंने उनको हंस के टाल दिया कि वो फैक्ट्री वाले हैं, अच्छी पोजीशन पे है, मतलब अरबों का हिसाब है। यहां नौकरी वाले थे, महीने की तनख्वाह आएगी तो आगे गुजारा चलेगा, तो उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं। तो मैंने उनको टाल दिया, मैंने कि चाचा जी ये 55-56 लाख की सरकारी गाड़ियां चल रही हैं जिसमें मेरे को एक पैसा नहीं देना, और मैं स्कूटर मेंटेन कर रहा हूं, तो मैं तो लग्जरी लाइफ जी रहा हूं। और मैं ये कहकर टाल दिया उनको। उसी के बाद जो मेरे पास स्कूटर था जो 17 साल से मेरा साथ दे रहा था, और जिसके लिए गुरुजी के यहाँ इतने एक्सपीरियंस है उस स्कूटर के कि अगर सुनाने लगो तो एक सत्संग जो है ना, एक सत्संग का वक्त जो है ना उसी में चला जाएगा। उसमें प्रॉब्लम शुरू होगी, और इतनी प्रॉब्लम होगी, बार बार मैं मैकेनिक को दिखाऊं और वो मैकेनिक ठीक करे और वो फिर गड़बड़ हो जाए। और एक दिन ऐसा हुआ कि सब कुछ करने के बाद भी मैं 1-1.5 किलोमीटर खींच के उसको रगड़ के
उसके पास छोड़ के आया और उसको बोला मैंने कि भाई तुम वो कह रहे थे कोई बात नहीं शाम को आते हुए ले जाना। मैंने कहा भाई ये लेना ही नहीं, इसने मेरे को इतना तंग कर दिया है कि पूरी 17 साल में जो मैंने इसने मेरे को जितना सुख दिया उतना ये मेरे को दुख दे रहा है, और मैं नहीं ले जाना, जो देना है तेरे को दे देना, और मैं इसको छोड़ के जा रहा हूं, मैं लेके नहीं जाऊंगा। और मैं आज तक देखने भी नहीं गया उसका क्या हुआ। उसके बाद ही वो कोर्ट केस हुआ, ये कुछ हुआ 2009 के एंड से, मतलब सितंबर अक्टूबर की बात थी जब मदर ने वो तोड़वाना शुरू किया था, और मार्च में बिटिया की शादी हुई और नवंबर में ये गाड़ी गुरुजी ने दिलाई। एक छोटी सी नौकरी में ये 3 काम बैक टू बैक होने कैसे हुए, मैं उससे पहले हिसाब किताब रखता था छोटी छोटी उसका भी कि मेरी आय कितने हैं, किस मद पे कितना कितना खर्च होता है। लेकिन वो 2009 और 10 के एंड होते होते मैं वो चीज मेरे को डर लगने लगा कि मैं हिसाब रखूं तो किसका हिसाब रखूं, क्योंकि मेरी जो कुछ हो रहा है वो ना तो मेरी सोच में है, ना मेरी औकात में है, ना मेरे मीन्स में है, और वो सब कुछ हो रहा है। शादी प्रॉपर हुई, गाड़ी घर में आई, सब कुछ वो बैक टू बैक था। वो 1 साल के अंदर 3 चीज मेजर, तीनों, बिटिया की शादी, मकान बनना और गाड़ी आना। तो गुरुजी का अपना तरीका है कि उनको पर जब छोड़ते ना तो बेस्ट इज योर्स, जो मेरे को उन्होंने बोला ना बेहतर तेरा, तो वो गुरुजी का अपना एक तरीका था।